चलिए अपन टॉपिक पढ़ रहे थे एडमिशन में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसके क्वेश्चंस किए थे अपन ने, ये दो चार तरीके के क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। अपन पढ़ रहे थे कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब अपन किसी नए पार्टनर को अपन पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट करते हैं तो उस कंडीशन में उसका न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसमें केस है, इफ एंटायर सेक्रीफाइस हैज बीन मेड बाय वन ऑफ द पार्टनर, कि जो भी सेक्रीफाइस किया है, जितने भी पार्टनर हैं, जितने भी आपके ओल्ड पार्टनर हैं, उसमें से केवल एक सिंगल पार्टनर ने नए पार्टनर के लिए क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है। तो अब उस कंडीशन में आपका न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. D is admitted, he gets 1/6 share entirely from A. सारा का सारा शेयर किससे ले लिया, A से। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बी एंड सी ये तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2:1 के रेशियो में। प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2:1 के रेशियो में। डी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया, डी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, और ये पूरा का पूरा 1/6 शेयर उसने किससे लिया है, ए से लिया है। किससे लिया है, ए से। अब अपन को इसका क्या करना है, न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है। तो ए का प्रॉफिट अभी कितना है, 3/6। अब ये जो डी ने 1/6 लिया वो ए से ही लिया है, यानी ए ने अपने 3/6 में से 1/6 दे दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया आपका 2/6। बी का कितना है अभी प्रॉफिट 2/6, बी ने नए पार्टनर को अपने प्रॉफिट में से कुछ नहीं दिया, तो बी का प्रॉफिट ये रहेगा 2/6। सी का प्रॉफिट अभी कितना है 1/6, सी ने भी नए पार्टनर को अभी कुछ नहीं दिया अपने प्रॉफिट में से, तो सी का भी प्रॉफिट उतना ही रहेगा। और नया पार्टनर कौन है, डी को एडमिट किया अपन ने कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। यानी यहाँ पे इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 2:1:1। और यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, केवल एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन, ए। और ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/6। समझ में आ गई। अभी ये इसका लास्ट केस है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जनरली 3 या 4 मार्क्स में एग्जाम में आ जाता है। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं कैसे, 5:3 के रेशियो में। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। एंड एग्री टू शेयर बिटवीन देम इन द रेशियो 2:1 इन फ्यूचर। और क्या कहना चाह रहा है ये, कि ए और बी ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में वो अपने प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर करें किस रेशियो में, 5:3। प्रॉफिट को शेयर करें 5:3 के रेशियो में। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। और ए और बी ने आपस में क्या डिसाइड किया है, ए और बी ने आपस में ये डिसाइड किया है कि इन फ्यूचर वो अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। यानी इन फ्यूचर ए और बी को जो भी प्रॉफिट मिलेगा सी को देने के बाद, ए और बी का जो भी सी को देने के बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, उस रिमेनिंग प्रॉफिट को ए और बी किस रेशियो में शेयर करेंगे, 2:1 के रेशियो में। अब इसका अपन को न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे करेंगे। अपन ने माना पूरी फर्म ने मिलके 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा, पूरी फर्म ने मिलके 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा।
1 में से 1/4 अपन ने किसको दे दिया? सी को दे दिया। 1 रुपीज के प्रॉफिट में से 1/4 प्रॉफिट हमने सी को दे दिया। तो बाकी का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो किसके लिए रह गया? ए और बी के लिए। कितना रह गया ए और बी के लिए? 4 एलसीएम आएगा। 4 - 1 कितना रह गया? 3/4। तो ये जो आपका 3/4 प्रॉफिट है, ये 3/4 प्रॉफिट किसका है? ए एंड बी का। और ए और बी ने क्या डिसाइड किया है कि फ्यूचर में वो अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। यानी इस 3/4 प्रॉफिट में से ए को कितना मिलेगा? 2/3। और इस 3/4 प्रॉफिट में से बी को कितना मिलेगा? 1/3। तो ए का कितना हो गया? 6/12। इसका कितना हो गया? 3/12। और सी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया था? 1/4 शेयर के लिए। सी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया था? 1/4 शेयर के लिए। तो कितना है इसका बेस? 12 है। तो इस 4 को 12 के इक्विवेलेंट करना है। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3/12। यानी इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 6:3:3 और 2:1:1। समझ में आ गया न्यू पीएसआर? कोई डाउट किसी को? अब इसका अपन को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइस कौन करेगा यहाँ पे? ओल्ड पार्टनर। कौन? ए एंड बी। ए एंड बी। ओल्ड रेशियो कितना है? 5/8 और इसका कितना है? 3/8 माइनस न्यू रेशियो कितना है इसका? 2/4। ये निकाला अपन ने 2/4 और इसका कितना है? 1/4। तो कितना आएगा? 8 एलसीएम आएगा। 8 को 8 से डिवाइड किया 1 को 5 से करेंगे 5। 4 को 8 से डिवाइड करा 2 को 2 से डिवाइड किया 4, कितना हो गया? 1/8। यहां पे भी 8 एलसीएम आएगा। 8 को 8 से किया 8 3। 4 को 8 से डिवाइड किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, कितना हो गया? 1/8। यानी आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो क्या हो गया आपका? 1:1। देखिए बुक में क्वेश्चन है ये। अच्छा, इस टाइप का ही जो भी क्वेश्चन मैंने कराया, बुक में क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 17। इसको कर लीजिएगा आप होमवर्क में। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। और ये जो अभी टॉपिक अपन ने पढ़ा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें ये जो क्वेश्चन अभी अपन ने किया ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार ये आ चुका है, तो फ्यूचर में भी आ सकता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? कि इस क्वेश्चन में क्या था कि जो आपके ओल्ड पार्टनर है वो क्या गिवन था उनका, कि वो फ्यूचर में आपस में किस रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ये इसमें अलग से गिवन था। ठीक है, अब ये बुक का आप निकालिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 4.142। क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 4.142 क्या कह रहा है? ए बी एंड सी आर पार्टनर sharing profit in the ratio of 4:3:2. They admitted D for 1/9 share. It was agreed that A would retain his original share. क्या कह रहा है इसमें लास्ट लाइन में? ये डिसाइड करा कि जो A है, A उतना ही प्रॉफिट लेगा जितना अभी ले रहा है। तो A अभी कितना प्रॉफिट ले रहा है? 4/9। तो ये कह रहा है ए उतना ही प्रॉफिट लेगा जो अभी ले रहा है, मतलब ए अभी 4/9 ले रहा है, अब ये डी के एडमिशन के बाद भी 4/9 ही लेगा।
ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको और सेक्यूरिटाइजिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? एबीसी 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 4:3:2 के रेशियो में। डी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया फॉर 1/9 शेयर और ये डिसाइड करा है कि ए अपना वही प्रॉफिट रखेगा जो उसके पास पहले था, यानी डी के एडमिशन के पहले जो ए का प्रॉफिट था वही रहेगा उसका प्रॉफिट। तो डी के एडमिशन के पहले ए का प्रॉफिट कितना था? 4/9, ये 4/9 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आपसे कह रहा है इसका न्यू पीएसआर और सेक्यूरिटाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अपन ने माना पूरी फर्म ने मिलके 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा, पूरी फर्म ने मिलके आफ्टर डी एडमिशन फर्म ने मिलके 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा आफ्टर डी एडमिशन। अब इस 1 में से, इस पूरे प्रॉफिट में से अपन ने 1/9 किसको दे दिया? डी को, और 4/9 किसको दे दिया? ए को। ए का प्रॉफिट भी यही रहेगा 4/9। ये जो 1 रुपीज प्रॉफिट था ये सबका था ABCD। अब उस 1 रुपीज के प्रॉफिट में से डी को ये दे दिया, ए को ये दे दिया, तो बाकी का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो किसके लिए बचा? बी और सी के लिए। किसके लिए बचा? बी और सी के लिए। तो इसका एलसीएम लेंगे अपन, क्या आएगा? 9। 1 को 9 से डिवाइड करेंगे 9 को 1 से मल्टीप्लाई करा 9 आएगा। 9 को 9 से डिवाइड करा 1 को 1 से करेंगे 1। 9 को 9 से डिवाइड करा 1 को 4 से करेंगे 4। कितना बचा? 4/9। तो ये जो 4/9 प्रॉफिट है, ये जो आपका 4/9 प्रॉफिट है वो किसका है? बी और सी का। और बी और सी का आपस में प्रॉफिट क्या है? 3:2। बी और सी का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। यानी जो 4/9 प्रॉफिट है ये बी और सी शेयर करेंगे किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। तो ए का प्रॉफिट कितना है? 4/9, जो पहले था वही बाद में ई लिखा है क्वेश्चन में। बी का क्या होगा? ये जो 4/9 है, दिस 4/9, इस 4/9 का 3/5 कौन लेगा? बी। और इस 4/9 का 2/5 कौन लेगा? सी। और डी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया है? 1/9 शेयर के लिए एडमिट किया है। तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया? एक का 4/9, इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 4 3 12, 9 5 45, ये कितना हो गया? 8/45, और ये कितना हो गया? 1/9। अब ये सबसे बड़ा बेस कितना है? 45। तो इस 9 को 45 के इक्विवेलेंट करने हैं दोनों को, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5 से। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 20/45, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/45। यानी आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो गया आपका? 20:12:8:5। अब अपन को निकालना है इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन करेगा सेक्रीफाइस यहाँ पे? बी एंड सी। ए नहीं करेगा, क्योंकि ए के लिए क्या लिखा था कि जो प्रॉफिट पहले था वही अभी है बाद में। तो ए ने अपने प्रॉफिट में से कुछ नहीं दिया ऑन द एडमिशन ऑफ डी। कौन दे रहा है? बी और सी दे रहे हैं। यानी यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? बी और सी। तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5, और सी का कितना है? 2/5। माइनस न्यू रेशियो, इसका ये 3/5 नहीं होगा, तीनों का देखेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है? 3/9 है। ओल्ड रेशियो तो ये है ना आपका 4:3:2, तो उसके हिसाब से इसका कितना हो गया? 3/9, और सी का कितना है? 2/9। माइनस न्यू रेशियो कितना था इसका? 12/45, और इसका कितना था? 8/45। 45 एलसीएम आएगा। 9 को 45 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5 5 3 15। 45 को 45 से डिवाइड करा 1 को 12 से किया 12, कितना हो गया? 3/45। उसी तरीके से सी कितना एलसीएम आएगा? 45
9 को 45 से डिवाइड किया 5, 5 को 2 से किया 10 माइनस 8, कितना हो जाएगा 2/45। यानी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 3:2 इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहे हैं 5:3:2 के रेशियो में। एस इज एडमिटेड फॉर, एस को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, एस इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। P sacrifice 1/10 ऑफ ए शेयर, तो P का कितना शेयर है 5/10 है। तो क्या कह रहा है P sacrifice 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो P का प्रॉफिट था अभी कितना 5/10, इस 5/10 में से उसने कितना दे दिया 1/10 दे दिया, तो यानी कितना रह गया इसका 4/10। अब क्या कह रहा है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचा, टोटल कितना था आपका 1/5 था ना, एस को 1/5 दिया था, 1/5 में से उसने कितना 1/10, ये 1/10 उसने किससे ले लिया पी से, तो बाकी बचा वो किससे ले रहे हैं क्यू एंड आर से। कितना बचा रिमेनिंग, ये 10 एलसीएम आएगा, 5 को 10 से गया 2 माइनस 1 कितना आ गया 1/10। तो ये जो रिमेनिंग 1/10 है, रिमेनिंग सेक्रीफाइस वाज मेड बाय क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो यानी जो रिमेनिंग बचा आपका 1/10, ये जो रिमेनिंग आपका बचा कितना 1/10, ये 1/10 जो प्रॉफिट है, रिमेनिंग सेक्रीफाइस हैज बीन मेड बाय क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी जो 1/10 प्रॉफिट है इसका 2/3 किससे लिया क्यू से, और रिमेनिंग 1/3 किससे लिया आर से। बताओ ये समझ में आया, समझ में आ गया। तो यानी क्यू से कितना ले रहे हैं 2/30 और इससे कितना ले रहा है 1/30। तो क्यू का कितना रेशियो रह जाएगा, पहले कितना था 3/10 था, उसमें से 2/30 दे दिया उसने, तो 30 एलसीएम आएगा, 10 को 30 से डिवाइड करा 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9। इसी तरीके से 30 को 30 से डिवाइड किया 1 को 2 से किया 2, कितना रह गया 7/30। आर का कितना था 2/10, उसमें से उसने कितना दे दिया 1/30 एलसीएम आएगा, 10 को 30 से डिवाइड करा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, 30 को 30 से डिवाइड किया 1 को 1 से किया 1, कितना आ गया 5/30। और नया पार्टनर कौन था एस को कितने शेयर के लिए एडमिट किया 1/5। अब ये 10 है और ये सबसे बड़ा बेस क्या है 30, तो इस 10 को 30 के इक्विवेलेंट करना है, किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो कितना हो जाएगा 12/30। और ये 5 है, इसको 30 करना है, किससे मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो ये हो जाएगा 6/30। यानी आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 12:7:5:6। दोबारा देख लो क्या किया, क्या कह रहा था पी क्यू आर ये 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 5:3:2 के रेशियो में। एस को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, और क्वेश्चन में लिखा है पी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो पी का रेशियो कितना था 5/10 था, उसने इसमें से 1/10 दे दिया, यानी इस 1/5 में से 1/10 किससे लिया है पी से, तो पी के लिए कितना रह गया रिमेनिंग 4/10। तो आपका प्रॉफिट कितना था, उस पार्टनर को प्रॉफिट कितना देना था एस को प्रॉफिट देना था कितना 1/5।
इस 1/5 में से 1/10 कौन दे रहा है? P दे रहा है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 1/10। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 1/10। और ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है 1/10, ये 1/10 उसने किससे लिया है? Q और R से लिया है। और किस रेशियो में लिया है? 2:1 के रेशियो में लिया है। तो यानी इस 1/10 का 2/3 तो किससे ले लिया? Q से। और इस 1/10 का 1/3 ले लिया किससे? R से। समझ में आ गया? अब P का तो निकल ही गया था 4/10, P का भी कितना था? 5/10। उसने अपने में से कितना दे दिया था? 1/10। तो इसका रिमेनिंग कितना रह गया? 4/10। Q कितना था अभी? 3/10। वो अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है? 2/30। तो कितना बचा यहाँ पे? 7/30। R कितना था? 2/10। उसने अपने प्रॉफिट में से कितना दे दिया? 1/30। तो रिमेनिंग कितना बचा? 5/30। और S को कितने शेयर के लिए एडमिट किया था? 1/5 शेयर के लिए। ये सबसे बड़ा बेस इसका था 30। तो इस 4/10 को 10 को 30 के इक्विवेलेंट करना था। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। तो ये आ गया आपका 12/30। फिर ये कितना है? 1/5। इसको भी 30 के इक्विवेलेंट करना है। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 6 से। तो ये हो गया 6/30। तो न्यू PSR आ गया 12:7:5:6। समझ में आ गई? अब इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइस कौन करेगा? P करेगा, Q करेगा और R भी करेगा। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 5/10, 3/10 और इसका कितना है? 2/10 माइनस न्यू PSR कितना हो गया? ये 12/30, 7/30 और 5/30। 30 LCM आएगा। 10 को 30 से किया 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा 15, 30 को 30 से डिवाइड करा 1 को 12 से किया 12, कितना बचा? 3/30। 30 LCM आएगा। 10 को 30 से डिवाइड करा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 7, कितना हो गया? 2/30। 30 LCM आएगा। 10 को 30 से डिवाइड करा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6 माइनस 5, कितना बचा? 1/30। यानी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 3:2:1। ये आपका क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आ गया? तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था एडमिशन का, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसने? P ने पहले दिया, वही तो किया ही माइनस। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये कौन ये देखते हैं? ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या होता है? एडमिशन से पहले जो रेशियो होता है पार्टनर का। तो एडमिशन से पहले इसका रेशियो क्या है? 5/10। ये देने के बाद ये जो 4/10 ये तो न्यू रेशियो आ गया। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना है? 5/10। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया एडमिशन का, डेट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं इसमें, डेट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपकी बुक में ये पार्टनरशिप के सेकंड चैप्टर में दे रखा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो गुडविल क्या होती है? व्हाट इज गुडविल? किसी भी बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है, किसी भी बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है, उस रेपुटेशन की जो कॉमर्शियल वैल्यू होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? गुडविल। तो बेसिकली गुडविल क्या है? गुडविल इज द कॉमर्शियल वैल्यूएशन ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि किसी भी बिजनेस की जो रेपुटेशन होगी, उस रेपुटेशन की जो कॉमर्शियल वैल्यू होगी उसको अपन बोलते हैं गुडविल। और किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन कैसे बनती है? कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या क्वालिटी और प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, आपके साथ कौन से कस्टमर एसोसिएट हैं, इन सब चीजों से आपके बिजनेस की रेपुटेशन बनती है। और उस रेपुटेशन की जो कॉमर्शियल वैल्यू होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। ठीक है ना।
तो क्या लिखा है, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। पहली चीज तो इनटेंजिबल एसेट है, इट कैन नॉट बी सीन एंड टच बट कैन बी फील। गुडविल इंक्रीजेस द सेल एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर आपकी बिजनेस की गुडविल है, इससे आपके बिजनेस की सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों ही क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इट अट्रैक्ट्स द कस्टमर, कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। एंड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है 1 मार्क्स में, कि गुडविल का वैल्यूएशन किस बेसिस पे किया जाता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है किस बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे। दो कंपनी, एक आईफोन है, एक वन प्लस है, दोनों का एक ही काम है, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करना। लेकिन सपोज करो जो आपकी आईफोन है, जो आपकी वन प्लस कंपनी है, वो महीने का 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन आईफोन महीने का 1.5 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो दोनों का एक जैसा बिजनेस है, फिर भी आईफोन 1 प्लस से 50 लाख का प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न कर रही है। तो किसके कारण, अपनी गुडविल के कारण। तो इसलिए गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो किसके बेसिस पे होता है, प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। कि दो एक जैसे बिजनेस हैं, उनमें से अगर कोई एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस से कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है, तो किसके कारण, अपनी गुडविल के कारण। ठीक है। अब नीड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप फर्म, कि अपन अपनी पार्टनरशिप फर्म में कब कब गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म में जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, तब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ होगा तब। डिसॉल्यूशन, जब पार्टनरशिप फर्म का हम डिसॉल्यूशन करेंगे तब। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, कि अगर आप अपने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो का चेंज कर रहे हैं तब। अमलगमेशन, अमलगमेशन क्या होता है, या तो जब दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक नई पार्टनरशिप फर्म बना ले, उसको अमलगमेशन बोलते हैं। या फिर एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म को परचेज कर ले, खरीद ले, तो उसको भी अमलगमेशन बोला जाता है। उस केस में गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्म, जब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तब गुडविल का वैल्यूएशन होता है। एंड इन केस ऑफ सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू अ कंपनी, और जब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को किसी कंपनी को सेल करते हैं, तो उस केस में भी हम अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो एक पार्टनरशिप फर्म में इन सारे केसेस में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। बात आती है गुडविल का वैल्यूएशन करते कैसे हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के देयर आर 4 मेथड्स। 4 मेथड्स हैं, लेकिन अभी हमारे कोर्स में 4 में से 3 मेथड्स हैं अभी 12th में। सबसे पहला जो मेथड अभी अपन पढ़ रहे हैं गुडविल को वैल्यूएशन करने का, वो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्या, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के देयर 4 मेथड्स, 4 में से 3 पढ़ने। फर्स्ट अभी अपन पढ़ रहे हैं मेथड 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 में अपन कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या इसका नाम होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। व्हाट इज मीन बाय फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या मतलब होता है, सुनना, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आप एक नॉर्मल अगर बिजनेस कर रहे हैं, एक नॉर्मल अगर आपका बिजनेस चल रहा है, तो उस नॉर्मल बिजनेस करके आप इन फ्यूचर कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, वो आपका क्या कहलाता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहलाता है। एक नॉर्मल कोर्स, एक नॉर्मल जैसे बिजनेस करते हैं वैसे बिजनेस चल रहा है, तो नॉर्मल बिजनेस करके आप फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करोगे, वो आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहलाता है। आपकी स्टेशनरी की शॉप है, तो वहां पे नॉर्मल बिजनेस क्या होगा,
स्टेशनरी को परचेज करना और सेल करना। तो केवल ये काम करके मैं फ्यूचर में क्या प्रॉफिट कमाऊंगा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अपनी मेडिकल की शॉप है तो वहां पे नॉर्मल बिजनेस क्या होगा, मेडिसिन को परचेज करना और सेल करना। तो केवल ये परचेज और सेल करके, मेडिसिन को परचेज और सेल करके इन फ्यूचर में मैं क्या अर्न करूंगा, वो मेरा क्या कहलाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहलाएगा। अब बात आती है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ दिस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। तो क्या होता है क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन में हमको लास्ट 3, 4 या 5 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन होते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, 3 या 4 या 5 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन होंगे जो आपके बिजनेस के। तो अपन क्या करेंगे, उन प्रॉफिट्स का एवरेज कर लेंगे, उन प्रॉफिट्स का क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे। और अपन मानेंगे जो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकला कि इन फ्यूचर नॉर्मली ये प्रॉफिट हम एक साल में नॉर्मल बिजनेस करके अर्न करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या होगा, लास्ट 3, 4 या 5 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन होंगे। तो जितने भी साल के प्रॉफिट्स हैं उन सबका आप एवरेज कर लो, तो अपन मानेंगे ऑन एवरेज एक साल में हम ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन ये जो 3 या 4 या 5 इयर्स के जो प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए, ये आपके बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए। यानी इन प्रॉफिट्स में अगर किसी तरह की कोई भी अगर एबनॉर्मल चीज हो रखी है तो पहले उसको अपन सही करेंगे, पहले उसको अपन सही करके अपने बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगे, देन फिर अपन उसका क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में जो पिछले 3 या 4 या 5 साल के प्रॉफिट्स हैं, ये एकदम आपके ये कौन से प्रॉफिट्स का एवरेज करना है, जो पिछले 3 या 4 या 5 जितने भी साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, उन पिछले 3 या 4 या 5 साल के जो करेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, करेक्ट मतलब सही, जो आपके करेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, उसका जब अपन एवरेज करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहलाएगा। यानी अगर क्वेश्चन के अंदर मेरे को आप 5 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, बट वो जो 5 इयर्स के प्रॉफिट है वो आपके बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, किसी प्रॉफिट में कुछ गलती हो रखी है, ठीक है ना, गलत कैलकुलेट कर रखा है उसको, या फिर वो जो प्रॉफिट्स है उसमें कुछ एबनॉर्मल चीजें ऐड या लेस हो रखी हैं, तो पहले उन सबको सही करना पड़ेगा आपको, फिर उनको सही करके आपको अपने बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और फिर उन नॉर्मल प्रॉफिट्स का क्या करेंगे, एवरेज करेंगे, जब जाके ये क्या कहलाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहलाएगा। क्योंकि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मीनिंग दिमाग में रखो क्या होता है कि नॉर्मल बिजनेस करके फ्यूचर में क्या कमाएंगे वो आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहलाता है। तो अगर आप प्रॉफिट्स का एवरेज कर रहे हो तो जिन प्रॉफिट्स का आप एवरेज कर रहे हो वो भी आपके बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट होने चाहिए, तभी वो आपका जो एवरेज करोगे उससे आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आएगा। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो आपको क्वेश्चन में 5 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है, 2011, 12, 13, 14 और ये 15। ठीक है, प्रॉफिट गिवन है। सपोज करो यहां पे प्रॉफिट हुआ था 20,000, यहां पे प्रॉफिट हुआ 25,000, यहां पे प्रॉफिट हो रहा है 5,000, यहां पे प्रॉफिट हो रहा है 50,000, और फिर यहां पे प्रॉफिट हुआ कितने का, 25,000 का। क्वेश्चन में आपको लास्ट ईयर 5 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है, कह रहा है कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, लेकिन साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। अपन को कौन से प्रॉफिट्स का एवरेज करके फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट्स का एवरेज करके आपको क्या निकालना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालना है। अब आप यहां क्या देख रहे हो कि ऑन एवरेज 20-25,000 के प्रॉफिट्स हो रहे हैं हर साल, लेकिन आप ये 2013 में क्या देख रहे हो कि प्रॉफिट केवल 5,000 का ही हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2013 में मेरे गोडाउन में आग लग गई थी और उस आग लगने से मेरे को लॉस हो गया 20,000 रुपीज का। ये 20,000 रुपीज का मेरा लॉस बाय फायर हो गया था इन 2013। दैट्स वाई ये प्रॉफिट क्या हुआ, 5,000 का रह गया। यानी अगर 2013 में वो लॉस बाय फायर नहीं होता तो यानी इस साल भी मैं कितना प्रॉफिट अर्न करता, वही 25,000 का प्रॉफिट अर्न करता जो मैं नॉर्मल कमा रहा हूं। ठीक है ना, तो यानी ये जो प्रॉफिट है इसमें से एक एबनॉर्मल लॉस आपने माइनस कर रखा है। ठीक है ना,
अब ये जो लॉस बाय फायर है, आग लगना एक नॉर्मल का एबनॉर्मल चीज है ना, ये कोई रूटीन काम नहीं होता कि बोले हर साल आग लग जाती है और नुकसान हो जाता है, बोले नॉर्मल हो गया तो है ना, ये एबनॉर्मल चीजें हैं, ठीक है ना। ये ऐसे लॉस कि चोरी हो गई, आग लग गई, ठीक है ना, ये रूटीन बिजनेस का काम नहीं है, ये एबनॉर्मली कभी कभार होती हैं चीजें, ठीक है ना। तो यानी ये जो 5000 का प्रॉफिट है क्यों कम रह गया, 2013 में प्रॉफिट क्यों कम रह गया, क्योंकि इस साल मेरे गोडाउन में आग लग गई थी, उस कारण से मेरे को 20,000 का लॉस हो गया था। तो लॉस बाय फायर इज एबनॉर्मल लॉस। तो अगर किसी साल का, और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मेरे बिजनेस की ये 5 साल के नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। यानी अगर यहाँ पे आग नहीं लगती तो नॉर्मल अगर मैं काम करता 2013 में तो कितना प्रॉफिट कमाता, 25 का। तो अगर किसी साल का प्रॉफिट किसी एबनॉर्मल लॉस के कारण अगर आपने रिड्यूस कर रखा है तो उस एबनॉर्मल लॉस को दोबारा उसमें ऐड कर देंगे ताकि आपके बिजनेस का क्या हो जाए, वो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाए, ठीक है। 2014 में क्या देख रहे हो आप, बोले प्रॉफिट एकदम से 50,000 हो गया, क्यों हो गया, बोले अपनी मेडिकल का काम था, 2015 में कोरोना हो गया और मेडिकल बिजनेस एकदम बूम आ गया, तो अभी ठीक है, अभी हो गया, अब एक बार, अब थोड़ी होगा। या फिर दूसरा रीजन कि हमने क्या कर रखे थे, बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, ठीक है ना, और जो इन्वेस्टमेंट में क्या कर रखा था, किसी मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, वापस वही कोरोना आया, तो अभी क्या हुआ, मेडिकल कंपनी में बहुत अच्छा काम हो रहा है तो उनके शेयर्स एकदम से बढ़ गए, तो मेरे पास जो शेयर्स बढ़ गए उनकी प्राइस एकदम से बढ़ गई थी। अब मेरे को पता है कोरोना कोई परमानेंट तो है नहीं, खत्म होएगा, एक बार वैक्सीन आ गया खत्म होने वाला है, तो क्या हुआ, मेरे को लग रहा था कि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई इन शेयर्स की, तो मैं इनको सेल कर देता हूं। यानी उन इन्वेस्टमेंट को सेल करने से मेरे को सपोज करो उस साल 25,000 का प्रॉफिट हो गया, इसलिए ये प्रॉफिट 50,000 हो गया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की प्राइस एकदम से बढ़ गई और उसके कारण मेरे को 25,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, तो ये जो 25,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, तो ये क्या मेरे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है क्या, ठीक है ना। हमारा बिजनेस क्या था, वो स्टेशनरी का, वहां पे नॉर्मल प्रॉफिट क्या था, स्टेशनरी को बेचना और सेल करना, उससे जो कमा रहे वो नॉर्मल था। ये इन्वेस्टमेंट कर रखा था कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट, उसकी प्राइस एकदम से बढ़ गई और हमने उस इन्वेस्टमेंट को सेल करा, उससे 25,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, तो सेल हो गया ना वो इन्वेस्टमेंट, अब दोबारा थोड़ी होगा। तो अगर किसी भी साल का प्रॉफिट किसी एबनॉर्मल गेन के कारण अगर इंक्रीज हो रखा है तो उस एबनॉर्मल गेन को उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ताकि उस साल का क्या आ जाए, नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाए, ठीक है ना। दो चीजें समझ में आ गई। तीसरी चीज सुनो, एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी, मैंने क्या करा था, मशीनरी परचेज करी थी 2014 में, सुनना ध्यान से, मैंने मशीनरी परचेज करी थी 2014 में, कितने की, सपोज करो 1 लाख की, ठीक है। तो मशीन को परचेज करने की एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 1 लाख, 1 लाख। मैंने क्या करा, मुझसे गलती हो गई, क्या गलती हो गई, ये कब खरीदा था मैंने, जैसे अकाउंटिंग ईयर 14 है तो 13-14 होगा ना अकाउंटिंग ईयर, तो सपोज करो ये मशीन मैंने परचेज करी थी ऑन 1 अप्रैल 2013 को। गलती क्या हुई, इस मशीनरी अकाउंट को डेबिट करने के बजाय मैंने रिपेयर अकाउंट डेबिट कर डाला, मैंने एंट्री कर दी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 1 लाख। समझ में आई क्या गलती हुई। अब इस गलती से क्या इफेक्ट पड़ा होगा, मशीनरी परचेज करिए तो आपको पता होगा मशीनरी हमारी फिक्स एसेट होती है, और शायद ये भी कहीं सुना हो कि फिक्स एसेट्स को परचेज करने में जो खर्चा करते हैं वो हमारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। इस मशीनरी अकाउंट को डेबिट करने के बजाय रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया। रिपेयर क्या है, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस,
रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए जो खर्चे करते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंस को क्या करते हैं? उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। कहाँ डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मशीन खरीदी थी, एंट्री करनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, एंट्री कर दी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये गलत कर दिया। अब देखो इस गलती करने से क्या इफेक्ट पड़ा होगा, इस गलती करने से क्या इफेक्ट पड़ा होगा। 2000 कब हुआ था गलती? 14 में। तो जब 2014 में पीएनएल अकाउंट बनाया होगा तो ये जो रिपेयर है इस रिपेयर को कर दिया होगा पीएनएल में डेबिट, कितने से? 1 लाख से, क्योंकि रिपेयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। और अभी मैंने बताया जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितने भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं तो उसको मैंने डेबिट कर दिया पीएनएल में, ये गलती होगी। ठीक है, क्या हुआ इस गलती होने से? इस गलती होने से जो रिपेयर आपको पीएनएल में अभी डेबिट दिख रही है ना, ये नहीं होनी थी डेबिट। ये इसको तो ये 1 लाख तो क्या है? ये तो परचेज ऑफ मशीनरी है, और मशीनरी जो है हमारी फिक्स एसेट होती है, और फिक्स एसेट्स को कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में तो दिखाई नहीं, और यहां पे डेबिट कर दिया 1 लाख से। एक और गलती हुई है इससे कारण। क्या गलती हुई है? क्या गलती हुई है? नहीं, हाँ वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, वो तो गलती है ही। एक और गलती हुई है, क्या? एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, एंड ऑफ द ईयर में जितने भी मेरे फिक्स एसेट्स होते हैं उनके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूं। तो ये मशीन मेरी फिक्स एसेट है तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो सपोज करो डेप्रिसिएशन जो मैं लगाता हूं वो मैं लगाता हूं 10% पर एनम WDV मेथड से। तो भाई जब एसेट माना ही नहीं तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा, जब एसेट नहीं माना तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। और अगर डेप्रिसिएशन लगाते तो क्या होता? वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आता, बट आया ही नहीं ना, अभी तो लिखा ही नहीं, क्योंकि उसको एसेट माना ही नहीं। तो एसेट माना नहीं तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा होगा। ये सारी गलती हुई है। अब इन सबको सही करना है आपको, ठीक है ना? क्या निकालने के लिए? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है? फ्यूचर में नॉर्मल बिजनेस करके कितना सही प्रॉफिट कमाएंगे। ये गलती हुई। गलती समझ में आ गई क्या क्या हुई है? क्लियर है? अब इसको सही करते हैं गलती को। सबसे पहले क्या करते हैं? इसको यहां से हटा देते हैं। तो जैसे ये खर्चा मैं यहां से हटाऊंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा प्रॉफिट। ये गलती कब हुई थी? 2014 में ये प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, इस रिपेयर को हटा के कहां लिखना है? किस नाम से? कितना? 1 लाख। अब जैसे इसको एसेट मान लिया तो अब इसके ऊपर क्या लगाऊंगा? डेप्रिसिएशन। कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2013, तो साल भर का लगेगा। अगर सपोज करो यहाँ पे ये 1 अक्टूबर या 1 जुलाई होती तो फिर अपन वो महीने के हिसाब से देखते। फिलहाल अभी बिगनिंग ऑफ द ईयर में खरीदी थी, साल भर का लगेगा। तो लेस डेप्रिसिएशन, 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या रहेगी वैल्यू? 90,000 रहेगी। ये बैलेंस शीट कब की थी? 2014 की। तो ये जो डेप्रिसिएशन है इसको लिखूं अब यहाँ पे। अब जैसे ही खर्चा लिखेंगे पीएनएल में तो प्रॉफिट क्या होगा? तो ये प्रॉफिट कम हो जाएगा। बताओ समझ में आई क्या? और भी कुछ होगा क्या? क्या होगा? डेप्रिसिएशन तो अगले साल भी लगेगा। ये तो अपन ने 2014 को रेक्टिफाई किया है, डेप्रिसिएशन तो अब अगले साल भी लगना है। आपने तो एसेट माना ही नहीं था, तो एसेट नहीं माना तो डेप्रिसिएशन तो लगाया ही नहीं, किसी भी साल नहीं लगाया। तो अब एसेट मान रहे अपन 2014 से, तो 2014 से मान रहे तो 2014 में लगा दिया, अब 15 में भी लगेगा। डेप्रिसिएशन क्या है? अपन ने बचपन में पढ़ा था WDV में क्या होता है? जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और SLM में क्या होता है? जो डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाऊं कब की? 2015 की, तो यहाँ पे मशीनरी कितनी लिखूंगा? 90,000, और फिर इस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा कितना? 90,000 का 10% 9,000। तो यानी ये बैलेंस ये जो P&L अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा 2015 का, तो उसमें डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, नहीं किया था, अब करेंगे कितना? 9,000। तो जैसे खर्चा डेबिट होगा प्रॉफिट क्या होगा?
कम हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? तो ये क्या हो गया? When capital expenditure is treated as a revenue expenditure, किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट क्या कर लिया था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको सही कर दिया। समझ में आ गया ये एडजस्टमेंट? कोई डाउट किसी को? अब सुनो एक और गलती। 2014 में जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे, वो एक्चुअल में था तो 1 लाख का, लिख दिया उसको कितना? 1,20,000। यानी क्लोजिंग स्टॉक को क्या करा? ओवर वैल्यूड कर दिया। ओवर वैल्यू कर दिया। कब? 2014 में। क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे? याद है ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है? अभी बात करते हैं 2014 की। कैसे बनता है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या लिखते हैं अपन? परचेज। फिर अपन क्या लिखते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर क्रेडिट साइड में क्या आता है? सेल्स। फिर क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। और फिर बैलेंसिंग फिगर क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे जाता है पीएनएल में। अब क्या हुआ? सपोज करो इन सबका टोटल आ रहा है, सपोज करो 1 लाख, और इन दोनों का टोटल आ रहा है सपोज करो कितना? 2 लाख। लेकिन क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू कर दिया था, कितना? 20, तो ये 2 लाख की जगह टोटल कितना हो गया? 2,20,000 हो गया। ये गलत है ना, क्योंकि इसमें गलती से मैंने स्टॉक को 1 लाख की जगह 1,20,000 लिख दिया। वैसे तो इन दोनों का टोटल 2 लाख होना था, लेकिन यहाँ पे 2,20,000 हो गया। तो 2,20,000 में से 1 लाख माइनस करे, कितना प्रॉफिट आया? 1,20,000 का। इस 1,20,000 के प्रॉफिट को नीचे पीएनएल में उतार दिया होगा, ठीक है ना, और फिर उससे नेट प्रॉफिट निकल गया होगा। अब सही करते हैं। सही टोटल कितना था? 2 लाख था। 2 लाख में से 1 लाख माइनस करते तो प्रॉफिट कितना होता? 1 लाख। ये सही है, ये गलत है। यानी इस गलती होने के कारण आपका प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो गया? 20,000 से इंक्रीज हो गया इस गलती होने से। ये जीपी बढ़ा है तो नीचे नेट प्रॉफिट, वो उधर पीएनएल में ट्रांसफर करा तो आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा। कितने से? 20,000 से। ये गलती से बढ़ा है। अब गलती को सुधार लेते हैं। बढ़ गया ना, माइनस कर देते हैं। अब इसका इफेक्ट अगले साल भी पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा? अगले साल जब आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, 2015 का, तो क्या हुआ होगा? यहां लिखा होगा अपने टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब इस साल का क्लोजिंग अगले साल के लिए क्या होगा? ओपनिंग। अब इसका जो टोटल है सपोज करो ये आ रहा है 1,20,000, ये सही है, ठीक है ना। और इसका आ रहा है सपोज करो 2 लाख, तो 2 लाख में से 1,20,000 गया, कितना प्रॉफिट होना था? अब हुआ क्या? गलती क्या हुई? इस क्लोजिंग स्टॉक को 20,000 ज्यादा वैल्यू कर रखा है, यानी इस 1,20,000 की जगह ये टोटल अब कितना हो गया? ये टोटल हो गया 1,40,000। तो 2 लाख में से 1,40,000 माइनस करे तो कितना रह गया? 60,000। तो ये तो प्रॉफिट गलत है। सही तो ये था 80, यानी गलती होने से नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 20,000 से क्या हुआ? कम हो गया जीपी। इस प्रॉफिट को नीचे पीएनएल में उतार दिया होगा तो नेट प्रॉफिट भी क्या हुआ होगा? 20,000 से कम हो गया बाय मिस्टेक। तो इसको सुधारने के लिए अब क्या करें? ऐड कर देंगे। लिखो, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, लिख लीजिए इसको। देखो, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, इफ क्लोजिंग स्टॉक, लिख लीजिए इसको,
ये 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव टाइम में भी पूछ सकते हैं. इफ क्लोजिंग स्टॉक is overvalued, then current year profit will be increased. Current year profit will be increased. And next year profit will be decreased. And vice versa. अभी तो ओवर वैल्यूड की बात करिए, अगर ये अंडर वैल्यू हो जाता तो अंडर वैल्यू हो जाता तो करंट ईयर का प्रॉफिट तो क्या होता, कम हो जाता, और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता. तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया तो इससे प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो नीचे वो 4 ऑप्शन दे देगा, करंट ईयर का प्रॉफिट इंक्रीज, नेक्स्ट ईयर का डिक्रीज, दोनों इंक्रीज दोनों डिक्रीज, ऐसे ऑप्शन दे देगा. तो सही आंसर क्या होगा कि अगर आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है तो इससे आपके करंट ईयर का प्रॉफिट तो इंक्रीज हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा. समझ में आ गया एडजस्टमेंट. एक और चीज होती है कि अगर किसी भी साल के प्रॉफिट में अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम अगर इंक्लूडेड है. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कि हमारा जो बिजनेस है उसके बाहर अपन का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमारे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं. स्टेशनरी की शॉप थी, कुछ सरप्लस पैसा पड़ा था, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, तो ये जो शेयर्स खरीदे बाहर इन्वेस्टमेंट किया, क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. साइलेंस के केस में इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं. केवल एग्जाम में अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट वर्ड आ जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वन इज ट्रेड एंड सेकंड इज नॉन ट्रेड. ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है जब खुद की कंपनी में खुद के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ट्रेड होता है, और जब आउट ऑफ बिजनेस जब इन्वेस्टमेंट करते हैं वो नॉन ट्रेड होता है. और केवल इन्वेस्टमेंट अगर वर्ड लिखा हुआ आ रहा है क्वेश्चन में तो साइलेंस के केस में इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रीट करना है. ठीक है ना. ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, रिडम्पशन और डिबेंचर में होता है कि कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स ही ओपन मार्केट से परचेज कर रही है. ठीक है ना. कंपनियां खुद के डिबेंचर्स परचेज कर रहे हैं, खुद के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया, खुद की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है. ठीक है ना. तो मैं क्या बता रहा था, अगर किसी भी ईयर के बिजनेस में अगर किसी भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम अगर इंक्लूड है तो उसको भी अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. क्यों? क्योंकि मोटिव क्या है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना. और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि हमने हमारे बिजनेस में जो नॉर्मल बिजनेस किया है उससे फ्यूचर में क्या कमाएंगे, यानी वो स्टेशनरी बेच के और सेल करके क्या कमाएंगे, वो और कहीं से नहीं. तो अगर किसी भी साल के प्रॉफिट में अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम अगर इंक्लूडेड है तो आप उस जिस भी साल के प्रॉफिट में इंक्लूडेड है उस साल के प्रॉफिट में से वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम को माइनस कर देंगे. ठीक है ना. जैसे सपोज करें यहाँ पे 2015 में कोई 5000 की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम इंक्लूडेड थी तो आप उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है ना. तो ये कुछ एडजस्टमेंट है जो अपन पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में से करते हैं. क्या क्या बता दिए. सबसे पहले बताया था एबनॉर्मल लॉस, दोबारा ऐड हो जाएगा. फिर बताया था एबनॉर्मल गेन, माइनस कर देंगे. फिर बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया तो सही करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा. फिर उसका जो डेप्रिसिएशन है वो उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा. फिर बताया क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, अगर ओवर वैल्यू कर दिया तो करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ गया होगा वो माइनस हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम हो गया तो उसको ऐड कर देंगे. और क्या बताया लास्ट कि अगर किसी भी साल का प्रॉफिट कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के कारण अगर इंक्रीज है तो जो भी नॉन ट्रेड जिस भी साल में वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम इंक्लूडेड है उस साल के प्रॉफिट में से वो इनकम माइनस कर देंगे. ठीक है. एक और हो सकता है क्या, मशीन सेल करी, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीन सेल करी मशीनरी कितने में, 50,000 में.
कब सेल करी? 1 अप्रैल 2013 में, ठीक है ना? यानी अकाउंटिंग ईयर वही 13-14 है। गलती क्या करी? एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो अपन ने मशीन सेल करी, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और गलती क्या कर दी? इस मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब आपको पता हो तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, 2 तरह की रिसिप्ट्स होती हैं। एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? ऐसे रिसिप्ट जिसके आने से या तो किसी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाए या फिर हमारे बिजनेस में हमारी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, तो वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। जैसे हमें मशीन को सेल करा, पैसा आया 50,000, लेकिन इससे क्या हुआ? मेरे मशीन के नाम का फिक्स एसेट कम हो गया, तो ये जो सेल ऑफ मशीन है 50,000, इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? एक ऐसी रिसिप्ट जिसके आने से ना तो किसी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हुई और ना मेरी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो वो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। जैसे अपन गुड्स सेल करते हैं, तो गुड्स को सेल करने से कोई फिक्स एसेट कम होता है? नहीं होता। कोई लायबिलिटी बढ़ती है? नहीं बढ़ती। तो सेल ऑफ गुड्स इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आपने मशीन सेल करी थी, तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना था, और क्रेडिट किसको कर दिया? सेल को। यानी इस कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट मान लिया, ठीक है ना? क्या इफेक्ट पड़ा होगा? 2013 में क्या इफेक्ट पड़ा होगा? अब आपने इसको सेल्स मान लिया, यानी आपने इसको अपनी सेल्स में इंक्लूड कर दिया। तो सेल्स में इंक्लूड कर दिया तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। कितने से प्रॉफिट बढ़ गया? 50,000 रुपीज से आपका प्रॉफिट क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। कब का? 2013-14 का। दूसरा, आपने तो माना ही नहीं कि मशीन बेची है, तो वो बैलेंस शीट में दिख रही थी, तो फिर आपने उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया होगा। 50,000 की मशीन है, सपोज करो डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम WDV मेथड, तो आपने फिर इस पे 5,000 का क्या लगा दिया होगा? डेप्रिसिएशन भी लगा दिया होगा। कब? 13-14 में। तो डेप्रिसिएशन लगाया तो उसको P&L में डेबिट किया होगा, तो 5,000 रुपीज से आपका प्रॉफिट क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। तो अब ये तो बात हुई अभी कब की? डेप्रिसिएशन लगाया 13-14 में, तो डेप्रिसिएशन तब आपने अगले साल भी लगा दिया होगा वापस। कितना? 10% के हिसाब से 4,500। तो यानी जो अकाउंटिंग ईयर 14-15 है, उस साल का प्रॉफिट भी कितने से कम हो गया? 4,500 से कम हो गया। यानी ये जो गलती करी आपने, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, उससे ये गलतियां हुई हैं। समझ में आ गई गलती? पहली चीज तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करने से, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करने से एक तो 50,000 से प्रॉफिट बढ़ गया, और दूसरा मशीन को सेल नहीं माना तो वो बैलेंस शीट में दिख रहा है अभी, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया तो 5,000 से प्रॉफिट कम हो गया। और फिर डेप्रिसिएशन अगले साल भी लगाया तो अगले साल का प्रॉफिट भी 4,500 से कम हो गया। ये जो गलती है उसको रेक्टिफाई करना है। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना था, तो जैसे सेल्स अकाउंट कम करूंगा, सेल्स को कम करूंगा 50 से, तो ये प्रॉफिट भी कम हो जाएगा 50,000 से, तो प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट बढ़ा रखा है ना, तो प्रॉफिट को कम कर देंगे कितने से? 50,000 से। अब इसको अगर मशीन की सेल मानेंगे तो अब इस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगना चाहिए, तो डेप्रिसिएशन लगाने से प्रॉफिट कम हो गया था, तो वो दोबारा क्या होगा? ऐड हो जाएंगे, बढ़ जाएगा। और अगले साल भी नहीं लगना था डेप्रिसिएशन, बट लगा दिया, तो अगले साल डेप्रिसिएशन लगाने से अगले साल का प्रॉफिट भी कम हो गया होगा, तो उसको क्या करेंगे? दोबारा ऐड कर देंगे। समझ में आई बात? तो ये एक और एडजस्टमेंट था, ये मैक्सिमम करा दिए, इससे ज्यादा और कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकते। वो अभी करेक्शन करेंगे तब करूंगा। वो लॉस बाय फायर वही हो गया, एबनॉर्मल लॉस। अभी देखते हैं उसको अपन। देखो वो क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इज एबनॉर्मल गेन, तो जो एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। अब देखो
सपोज करो, अभी एक बार अज्यूम करते हैं ये प्रॉफिट कितना है, सब सही करके ये प्रॉफिट आ रहा है, इसकी कैलकुलेशन में मत जाना एक बार। ये प्रॉफिट आ रहा है, सपोज करो 20, ये आ रहा है 25, सपोज करो ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25। एक बार कैलकुलेशन में मत जाओ, अज्यूम करो ये आ गए, सब कुछ सही वही करके ये प्रॉफिट आ गए। अब ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो प्रॉफिट आपका आया, अब इसको अपन देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या कोई प्रॉफिट में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड बन रहा है क्या, कि मतलब प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा हो, सही कर दिया आपने प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट में कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड बन रहा हो कि पहले प्रॉफिट 20 था, फिर 30 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 2 लाख हो गया। तो अगर कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड बनेगा तो उस केस में सिंपल एवरेज की जगह वेटेड एवरेज करते हैं अपन। क्या करते हैं, वेटेड एवरेज। हमारे यहाँ पे क्या कर रखा है, अगर बुक में कह रहा है आपको कि वेटेड एवरेज करना है, तो भले अगर ट्रेंड बन रहा है और क्वेश्चन में नहीं कहा है वेटेड एवरेज करने के लिए, तो वो क्वेश्चन में सिंपल से कर रहा है उसको। लेकिन अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चले, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चले, तो अगर प्रॉफिट्स में अगर कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो वहां पे सिंपल एवरेज नहीं निकलता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, कैलकुलेट होता है। लेकिन अभी क्या कर रखा है, सारी बुक्स में यही कर रखा है कि क्वेश्चन में अगर आपसे कह रहा है कि वेटेड से करना है तो ही वो वेटेड से निकालता है, भले इंक्रीजिंग ट्रेंड बन रहा हो तो भी। लेकिन कंसेप्ट ये कहता है आपसे कि अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो सिंपल की जगह आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है ना। जैसे फिलहाल यहाँ तो कोई ट्रेंड बन नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कांस्टेंट इंक्रीज होना चाहिए वो, कि पहले ये 20 होता, फिर 25, फिर 30 हो जाता, फिर 40 हो जाता, फिर 80 हो जाता और फिर 90 हो जाता, ऐसे ट्रेंड। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल यहाँ पे सिंपल एवरेज निकालेंगे। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे ये प्रॉफिट आएगा 1,20,000, तो कितना हो जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5, कितना हो गया 24,000। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट आया है इसमें से भी अपन को 5 तरीके के और एडजस्टमेंट्स होते हैं। ये एडजस्टमेंट्स होते हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो फ्यूचर एडजस्टमेंट्स हैं, 5 फ्यूचर एडजस्टमेंट्स हैं, वो हम एवरेज प्रॉफिट में से करते हैं जब जाके हमारा क्या निकलता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कौन से हैं ये फ्यूचर के 5 एडजस्टमेंट। सबसे पहला, ऐसा कोई खर्चा जो बिजनेस में अभी तो नहीं हो रहा लेकिन अब आगे फ्यूचर में हुआ करेगा। अभी स्कूल में स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे तो वैसे नॉर्मली क्या होता है, बाहर 5 गार्ड रहते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे थे तो 5 में से अभी 3 को हटा दिया, 2 ही रह गए थे। तो बिजनेस में ऐसा कोई खर्चा जो बिजनेस में अभी तो हो रहा था लेकिन अब आगे फ्यूचर में वो खर्चा नहीं होगा। तो खर्चा फ्यूचर में नहीं होगा तो इससे फ्यूचर का प्रॉफिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा, बढ़ेगा, खर्चा नहीं होगा। ऐसा कोई खर्चा जो बिजनेस में एट प्रेजेंट अभी हो रहा है लेकिन अब वो फ्यूचर में नहीं हुआ करेगा, तो खर्चा फ्यूचर में नहीं होगा तो इससे आपका फ्यूचर का प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। उल्टी चीज, ऐसा कोई खर्चा जो बिजनेस में अभी तो नहीं होता, अब आगे फ्यूचर में हुआ करेगा। अभी तक ये सैनिटाइजर वैनिटाइजर का कोई कंसेप्ट नहीं था, अब रखना पड़ेगा। तो ये खर्चा था जो अभी तक तो नहीं होता, अब आगे होगा। तो ऐसा कोई खर्चा जो बिजनेस में अभी तो नहीं हो रहा लेकिन अब आगे फ्यूचर में हुआ करेगा, तो खर्चा फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर का प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। ऐसी कोई इनकम जो बिजनेस में अभी तक तो हो रही थी लेकिन अब आगे फ्यूचर में नहीं होगी, तो बिजनेस इनकम फ्यूचर में अब नहीं होगी, तो नहीं होगी तो फ्यूचर का प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। ऐसी कोई इनकम जो बिजनेस में अभी तो नहीं हो रही है लेकिन अब आगे फ्यूचर में होगी, इन फ्यूचर हम अर्न करेंगे, तो इससे आपका प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो आपके ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनको अगर आप किसी भी तरह का कोई भी अगर रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, ये गुडविल अपन ऐसे निकालते हैं कि अपन किसी को बिजनेस सेल कर रहे हैं, बिजनेस क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो बिजनेस सेल कर रहे हैं तो सामने वाले से अपने बिजनेस की गुडविल लेंगे। तो अब जैसे कोई काम है जो बिजनेस में अभी तक मैं कर रहा था लेकिन मैं तो अब सेल कर रहा हूं, ये अज्यूम कर रहा हूं मैं सेल कर रहा हूं, तो मैं थोड़ी करूंगा वो काम, तो मेरे बदले में वो सैलरी अब किसी और को देनी पड़ेगी, कोई नया पर्सन रखना पड़ेगा। तो अगर आप अपने ओनर को अगर किसी तरह का कोई भी फेयर रेम्यूनरेशन अगर आप पे कर रहे हो
जो भी आपके ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनको कोई भी अगर आप रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो तो उस रेम्यूनरेशन को हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब ये एडलेस करके जो प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट आपका क्या कहलाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब अपन क्या करेंगे, स्टेप 2 में निकालेंगे गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये जो आपने निकाला है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है कि जो हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, तो अगर आज हम अपना बिजनेस किसी को सेल कर देते हैं तो हमारे नाम से सामने वाला कितने साल तक ये प्रॉफिट अर्न करता रहेगा, वो आपके कहलाते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो जब इस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को हम इस नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपकी फर्म की क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है। तो इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। समझ में आ गया ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? ये हर मेथड में यूज होगा, हर मेथड में काम आएगा गुडविल के। देख लो फटाफट क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या निकालना था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये क्या करता है, while calculating the actual average profit, the following adjustment will be made। सबसे पहले abnormal loss। If profit of any year are reduced by any abnormal loss, then such abnormal loss is added back to the concerned year profit। Abnormal gain, if profit of any year are increased by any abnormal gain, then such gain is subtracted from the concerned year profit। Chances of new expenses in future, फ्यूचर में कोई नया खर्चा होने वाला है तो उसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे काय में से, एवरेज प्रॉफिट में से। चांसेस ऑफ एनी एक्सपेंस नॉट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, कोई खर्चा जो फ्यूचर में नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कहां पे, एवरेज प्रॉफिट में। चांस ऑफ न्यू इनकम इन फ्यूचर, इनकम जो अभी नहीं हो रही अब फ्यूचर में होगी तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे काय में, एवरेज प्रॉफिट में। चांस ऑफ इनकम नॉट अर्न इन फ्यूचर, इनकम अभी हो रही है फ्यूचर में नहीं होगी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे काय में से, एवरेज प्रॉफिट में से। फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ द ओनर, ओनर्स को जो भी आप रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, और ओनर मतलब पार्टनर्स को जो भी आप रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो उसको डिडक्ट करेंगे काय में से, एवरेज प्रॉफिट में से। कोई इनकम अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की है तो इस इनकम को अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिस भी साल के प्रॉफिट में उसमें से। और साइलेंस के केस में इन्वेस्टमेंट को क्या मानना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में अगर टैक्स रेट अगर गिवन है तो प्रॉफिट कौन से लोगे, आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट कौन से लेंगे, आफ्टर टैक्स। और अगर इफ प्रॉफिट आर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, प्रॉफिट्स में कोई सारे सब कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो सिंपल की जगह क्या निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। और वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, समेशन W इनटू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय समेशन W। W का मतलब होता है यहाँ पे वेट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। समझ में आ गया?